श्री श्याम कॉलेज एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम जल संसाधन को जारी रखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे इस नई क्लासेस में। जल संसाधन आपका BA BEd सेकंड बायोज्योग्राफी की चौथी यूनिट और BA पार्ट फर्स्ट और MA प्रीवियस ज्यूमोर्फोलॉजी के अंदर MA प्रीवियस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जल संसाधन को हम लोग पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग भूजल संचयन पढ़ रहे थे और भूजल है वो संचयन की दृष्टि से 3 मंडलों में पाया जाता है। 3 मंडलों में पाया जाता है। पहला जो मंडल है हमारा असंतृप्त मंडल, असंतृप्त मंडल। दूसरा है संतृप्त मंडल और तीसरा है हमारा चट्टान प्रवाह मंडल। कल हम लोग असंतृप्त और संतृप्त मंडल के बारे में पढ़ रहे थे। असंतृप्त मंडल भूजल का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसमें शैल छिद्रों में वायु भरी रहती है, अतः इसे वातन क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में केवल वर्षा काल का ही जल उपस्थित रहता है। शेष समय में शैलें जल से संतृप्त नहीं हो पाती। ये पढ़ा था हमने कल असंतृप्त मंडल में। दूसरा है हमारा संतृप्त मंडल। संतृप्त मंडल में रिसकर जो जल मध्यवर्ती भाग में पहुंचता है। असंतृप्त मंडल से रिसकर जल मध्यवर्ती भाग में पहुंचकर चट्टानों के छिद्रों में पूर्णतः जल युक्त कर देता है, जिसके फलस्वरूप जल स्तर ऊंचा हो जाता है। इस मंडल को वर्षा काल में सर्वाधिक जल मिलता है, जबकि शुष्क ऋतुओं में जल तल पुनः नीचा चला जाता है। इस प्रकार वर्षा काल में सबसे ऊंचे तथा शुष्क काल में सबसे नीचे भूजल स्तर के मध्यवर्ती भाग को अंतरायिक संतृप्त मंडल या स्थायी संतृप्त मंडल स्थायी संतृप्त मंडल भी कहते हैं। संतृप्त मंडल को अधोभौम या फ्रोंटिक मंडल भी कहते हैं। तीसरा है हमारा चट्टान प्रवाह मंडल। और चट्टान प्रवाह मंडल में भूसतह के नीचे, चट्टान प्रवाह मंडल में क्या होता है कि चट्टानों के नीचे, तो लिखिए आप लोग इसमें, भूसतह के नीचे एक ऐसा भूसतह के नीचे एक ऐसा निश्चित क्षेत्र आता है
भूसतह के नीचे एक ऐसा निश्चित क्षेत्र आता है जहां शैल भार बढ़ने से शैल रंध्र बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता। रिसकर नीचे नहीं जा पाता, जिसके कारण जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता। नीचे जल न रिसने के कारण वहां जल एकत्रित हो जाता है। और वह भाग जल भरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जल भरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह लगभग धरातल से यह लगभग धरातल से 16 किलोमीटर गहराई तक माना जाता है। इस प्रकार अधिक गहराई पर विद्यमान जल प्रवाहित होता है। गहराई पर विद्यमान जल प्रवाहित होता है तो इस क्षेत्र को शैल प्रवाह मंडल कहा जाता है। शैल प्रवाह मंडल कहा जाता है।
अगला है हमारा भूजल स्रोत। भूजल स्रोत। भूजल स्रोत में भूजल पृथ्वी तल के नीचे स्थित पारगम्य शैलों के संयंत्रों की स्थिति के कारण विभिन्न मंडलों के रूप में उपस्थित रहता है। भूमिगत जल के ऊपरी स्तर को भूमजल स्तर कहा जाता है तथा जिन शैल स्तरों से होकर भूजल प्रवाहित होता है उसे जल भरा कहा जाता है। दो जल भरों के मध्य अपारगम्य स्तर को दो भूमजल स्तरों के मध्य अपारगम्य स्तर को मित जल भ्रत कहते हैं। मित जल भ्रत कहते हैं। यहां जल इतनी तीव्रता से संचरित नहीं हो सकता कि जल संचरण किसी रूप या झरने के लिए पर्याप्त हो सके। स्पष्ट है कि भूतल को आंतरिक संरचना की भिन्न भिन्न प्रकृति के कारण भूजल भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मात्रा में मिलता है। अब इसके जो प्रमुख धरातल पर प्रकट करने वाले जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा स्रोत, पहला है हमारा स्रोत, दूसरा है कूप और तीसरा है पाताल तोड़ कुएं। तीसरा है हमारा पाताल तोड़ कुएं। अब स्रोत की बात करते हैं तो हम लोग स्रोत में भूमिगत जल का जो भाग धरातल पर किसी प्राकृतिक छिद्र से निकलता है, भूमिगत जल का जो भाग धरातल पर किसी प्राकृतिक छिद्र से निकलता है तो जल स्रोत या झरना कहलाता है। यह जल संयंत्रों की संरचना के अनुसार संचरित होते हैं। वर्षा जल पारगम्य शैलों से होकर रिश्ता हुआ भूमिगत होता है, लेकिन जब संचरण मार्ग में अपारगम्य शैलें विद्यमान होती है तो जल नीचे की ओर गति नहीं कर पाता और इन अपारगम्य शैलों के सहारे ऊपर की ओर प्रवाहित होता जाता है तथा यही जल स्रोत या झरने के रूप में धरातल पर प्रकट होता है। यह पर्वतीय या ढाल क्षेत्रों में भूसतह पर उभरी हुई पारगम्य चट्टानों से एकत्रित जल स्रोत के रूप में धरातल पर फूट पड़ता है। यह जल स्रोत जल के स्थायित्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक स्थायित्व स्रोत है और दूसरा है अस्थायी स्रोत। स्थायी और अस्थायी। स्थायी और अस्थायी। स्थायी में है जब धरातल के नीचे अपारगम्य शैलें झुकी अवस्था में होती है तो जल स्तर ऊंचा होता है जो भूजल ढाल में मिल जाने से स्थायी रूप में प्रवाहित होता है। फिर अस्थायी, ये भूतल के नीचे असमान रूप से पाए जाने वाले जल स्तर के कारण बनते हैं जो वर्षा पर निर्भर करते हैं। फिर कूप की बात करते हैं हम लोग। कूप यानी धरातल में भूसतह के नीचे स्थित संयुक्त जल क्षेत्र का जल प्राप्त करने के लिए पारगम्य शैलों में कुएं खोदे जाते हैं जिनके नीचे अपारगम्य शैलें होने से जल भरा रहता है। वर्षा पर आधारित कुएं कम गहरे होते हैं जो ग्रीष्म काल में सूख जाते हैं। अधिक गहरे कुएं लंबे समय तक जलापूर्ति में हमारी सहायता करते हैं। तीसरा है पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जिनमें धरातल पर जल प्रकट होता है। इनके निर्माण के लिए दो प्रकार की अनुकूल संरचना होनी चाहिए। प्रथम अभिनतीय या उल्टी गुंबदनुमा संरचना तथा द्वितीय एक दिग्नित संरचना। इन कुओं का जल जिस मंडल से ऊपर की ओर संचारित होता है उसे जल भ्रत कहते हैं।
उत्सुक कूप के लिए जल भृत के ऊपर तथा नीचे दोनों अपारगम्य चट्टानें होनी चाहिए, जिसकी प्रकृति मितज भृत के समान होती है। इसकी निचली सतह जलीय रिसाव को रोकती है तथा ऊपरी सतह जल के वाष्पीकरण से बचाती है। जल भृत की सतह पर खुलने वाले भाग को अपवाह क्षेत्र कहते हैं, जहां से जल भृत के पारगम्य स्तर में प्रवेश करके केंद्रीय भाग में पहुंचता है। धीरे धीरे पारगम्य स्तर के जल से भरने पर जल स्थितिकी दाब शीर्ष निर्मित हो जाता है। अब स्थितिकी पर बन जाती है। ऊपरी सतह पर कूप जल भृत की गहराई तक खोदा जाए तो जल स्थितिक दाब के कारण जल भृत का जल स्रोत के रूप में स्वतः धरातल पर प्रकट होने लगता है। फिर इसमें एक और रह गया, गीजर। गीजर गीजर आइसलैंड की भाषा में गैसर शब्द का अर्थ है, और गैसर जिसका अर्थ है फुहार, गैसर जिसका अर्थ है फुहार। होम्स के अनुसार गीजर गर्म पानी के स्रोत होते हैं। होम्स के अनुसार गीजर गर्म जल के स्रोत होते हैं, जिनसे कुछ समय के अंतराल पर गर्म जल एवं वाष्प तीव्रता से निकलती रहती है। इस जल का तापक्रम 75 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, भी काफ़ी गर्म होता है ये। जैसे अमेरिका में वायोमिंग राज्य में येलोस्टोन नेशनल पार्क में विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल सहित सैकड़ों गीजर हैं। इसी प्रकार से सोना हरियाणा में, राजगिरी पहाड़ियों में, पुंगा घाटी लद्दाख में और अनंतनाग कश्मीर में भी इस प्रकार के गीजर पाए जाते हैं। अब जल संसाधन, भूजल, सतही जल पढ़ लिया हमने, भूजल पढ़ लिया। अब तीसरा जो है जल संसाधन का तीसरा जो स्रोत है जहां जल उपलब्ध होता है वो है महासागर। वो है महासागर। देखिए, धरातल के 71% भूभाग के ऊपर जल राशि है और जिनका अधिकांश भाग है वो महासागरों में है। अब सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। उसके बाद अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर है। आर्कटिक सागर है, जो संपूर्ण जल के काफ़ी भाग को घेरे हुए हैं। संपूर्ण जल के लगभग है वो 71.78% भाग को घेरे हुए हैं। 71% का लगभग 71% पानी है वो महासागरों में पाया जाता है। और पृथ्वी पर इतने विशाल जलीय भाग के कारण इसे जलीय ग्रह भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग पर जल है
उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग पर जल हैं एवं 60% भाग पर स्थल हैं। इसलिए इस गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी कहा जाता है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की जब हम लोग बात करते हैं तो 81% भाग पर जल का विस्तार है तथा शेष 19% भाग पर स्थल है। इसलिए इसको अगर हम लोग इसको जल गोलार्ध भी कहेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, जैसे हमने बोर्ड पे लिखा था उसी के अनुसार से इनका क्रम है। और प्रशांत महासागर में विश्व का 46% जल है। प्रशांत महासागर में विश्व का प्रशांत महासागर में विश्व का 46% जल विद्यमान है। 46.91 है भाई। और 46.91% विद्यमान है और 23.38% जो भाग हैं वो अटलांटिक महासागर में हैं। अटलांटिक महासागर में है और 20.87% हिंद महासागर है। अब ये विस्तृत रूप में ये है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सिलेबस अनुसार। ये तो हमने जल संसाधन के बारे में पढ़ा है। अब जल संसाधन के उपयोग की बात करते हैं तो भाई जल संसाधन का उपयोग क्या क्या काम में आता है। जल संसाधन के उपयोग की बात करते हैं तो देखिए, जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है और सभी जीवों का और सभी संसाधनों का एक आधार है। और इसकी उपस्थिति और इसका दोहन है वो संरक्षण आवश्यक है। जल संसाधन निम्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। पहला है जल को क्या काम में लेते हैं, पेयजल के रूप में। पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में, नौका परिवहन में, जल विद्युत
उत्पादन में, उद्योगों में, अनेकों निर्माण सामग्री के घोल बनाने में, मनोरंजन और आमोद प्रमोद के साधनों में, आमोद प्रमोद के साधनों में, इस प्रकार से हम लोग अनेकों, जो आपके, इसके अलावा आप लोग और भी लिख सकते हैं जो आपके याद हो, पेयजल में, सिंचाई में, नौका परिवहन में, जल विद्युत के उत्पादन में, उद्योगों में, अनेकों निर्माणकारी सामग्री के घोल बनाने में और मनोरंजन और आमोद प्रमोद के साधनों में हम लोग इसका उपयोग ले सकते हैं। इसके अलावा एक अनेकों घरेलू कार्यों में, अनेकों घरेलू कार्यों में, जैसे रसोई में हो गया, नहाने धोने में हो गया, नहाने धोने में हो गया, रसोई कार्य में हो गया, घर की साफ सफाई में हो गया, यानी बहुत सारे यूज हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, जल के बिना सब शून्य है। जल ही जीवन है, जल के बिना सब शून्य है, ये कहावत चरितार्थ होती है। ये कहावत हमारी चरितार्थ है, वो सत्य साबित होती है। अब देखिए भैया, आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं मध्यम प्रकार के सेक्शन बी में जो प्रश्न आते हैं कि जल के प्रमुख उपयोग कौन कौन से हैं, समझाइए। जल के प्रमुख उपयोग बताइए।